देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम लोग किसी को हराने जिताने तो आए नहीं। हमारा मकसद है सरकार को टेंशन में डालना, ताकि वो प्रेशर फील करे और गरीब जनता के लिए काम करे। हार जीत अल्लाह के हाथों में है। हम एमआईएम वाले पूरे साल अंदर ही अंदर साइलेंटली काम करते हैं। खराब हॉस्पिटल में जाते हैं, खराब स्कूल में जाते हैं, खराब इंस्टीट्यूट में जाते हैं, खराब सड़कों में वीडियो बनाते हैं, ट्विटर में ममता बनर्जी को टैग करते हैं, उनके मंत्रियों को टैग करते हैं और ये बताते हैं कि लोग हैं जागे हुए और आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और ये काम हम लोग करते रहेंगे, चाहे से जनता हमें स्वीकार करे या ना करे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ाई करते हैं, एक न एक दिन जनता उनको पहचानती है और सरकार में बैठे हुए लोगों को लात मारकर उनको अपना लेती है। नहीं, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक साल पहले हो रहा है, लेकिन जो हमारा काम है वो सालों साल चलता रहता है। अगर आप सब मेरे चैनल द पॉलिटिकल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में रेप कांड से पहले वो जो मर्डर हुआ, उससे जस्ट 2 हफ्ते पहले चितरंजन के खराब हालत पर मैं वीडियो बना रहा था और वहां पर जो पुलिस ऑफिसर तैनात थे उन्होंने मुझे लगभग आधा घंटे के लिए डिटेन कर लिया अनऑफिशियल। उन्होंने कहा वीडियो नहीं बना सकते और मैं उनको यही बात समझा रहा था कि आपकी ड्यूटी सिर्फ सुरक्षा तय करनी है, अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। ये सब सरकार का काम है। अगर कहीं पान थुका हुआ है, कहीं सड़कें टूटी हुई है, हॉस्पिटल में बेड अच्छे नहीं है, या इमरजेंसी वार्ड में अगर डॉक्टर की कमी है और मैं अगर उसमें आवाज उठा रहा हूँ, आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? मैंने उनको समझाया था कि अगर आप सब बोलने नहीं देंगे, इन सब मुद्दों को उठाने नहीं देंगे, तो एक दिन बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ठीक 2 हफ्ते बाद पता चला आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की बेचारी का बलात्कार हुआ, मर्डर हो गया और अब तक इंसाफ के लिए उसके माँ बाप लड़ रहे हैं। तो जब तक सवाल नहीं उठाए जाएंगे खराब हॉस्पिटल के व्यवस्था के ऊपर, स्कूल के ऊपर, तब तक बंगाल के हालत या देश के हालत सही नहीं होंगे। और सिर्फ भारत में एमआईएम ऐसी पार्टी है जो निचले स्तर से लेकर ऊपर के लेवल तक आवाज उठाती है। वक़्फ़ का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, एनआरसी AA का मुद्दा हो, या फिर जमीनी स्तर पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोजगार, सड़क का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे पर हम एमआईएम वाले आवाज उठाते हैं और आवाज उठाते रहेंगे, चाहे सबको एक्सील। हाँ, बोलिए। का ठप्पा भी तो आप पर लगा हुआ है। देखिए, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हिंदू है या मुसलमान, आप जानते हो वो हमारे पैगंबर है। जब वो कहते थे कि पैदा हुई लड़की है, लड़की पैदा होना पाप नहीं है, आप उसको जिंदा मत दफनाओ, वो यही पैगाम दुनिया को देते थे कि आप लड़की को इसलिए मत दफनाओ क्योंकि वो लड़की पैदा हुई लड़की होना मनुष्यत की बात नहीं है, ये फखर की बात है। तो वहां के लोगों ने कहा कि ये तो आदमी मजनून है, जिसे उर्दू में पागल कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पढ़ाई में ध्यान दो, साफ सफाई रखो, माँ बाप का सम्मान करो, अपनी सौतेली माँ से शादी मत करो, अपने बहन का हुकूक मत खाओ। तो एक ऐसा पैगंबर जो अपने दौर में जो इतना खराब दौर था, उसमें लोगों को साफ सुथरा रहने का हुक्म देता था, नमाज पढ़ने का हुक्म देता था, औरतों के सम्मान की बात करता था, उनको जब इल्जाम लगा दिया गया तो हम लोग किस खेत को मूलिए? तो ये गवाह है कि जब दुनिया में कोई अच्छा काम करेगा उस पर लोग इल्जाम लगाएंगे और जो चोरी का माल खाएगा उसको लोग अच्छा समझेंगे। आप स्कूल और हॉस्पिटल के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली की जनता ने नकार दिया, इस पे अच्छा करने का। आम आदमी पार्टी ने पता है क्या किया? ये जो क्या नाम है उनके प्रेसिडेंट का, अरविंद केजरीवाल है ना, अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी है, मेरी नजर में वो मोदी जी से बड़ा हिंदुत्व नेता है। इसलिए क्योंकि मोदी जी तो सबकी वाट लगाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी का फायदा नहीं पहुंचाते। ये लोग जहां जहां जीतते हैं वहां पर एक तरफा जो इनके जात बिरादरी के लोग उनको फायदा पहुंचाते हैं और मुसलमान को पूरा नकार देते हैं। सेम एग्जांपल दिल्ली में क्या हुआ, जितने स्कूल अरविंद केजरीवाल ने खोले वो सब हिंदू मेजोरिटी एरिया था। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। हिंदू मेजोरिटी एरिया में स्कूल खोले गए, हॉस्पिटल खोले गए, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, और मुस्लिम मेजोरिटी जो एरिया था दिल्ली में, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? कूड़ा खाना खोल दिया। ना स्कूल का पता, ना हॉस्पिटल का पता। तो ये तो खुदा की मान है। आपको लगता है कि आप एक समुदाय को देखोगे और वो समुदाय आपकी वफादारी करेगा, ये होने वाला नहीं है। और आज वहां सत्ता चले गई। मेरा भी यही मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ मेजोरिटी के दिमाग में है। उनको लगता है कि 15 लाख आए ना आए हम सुरक्षित हैं, पर उनको पता नहीं है कि ना चाइना हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और पाकिस्तान खतरा बना हुआ है, लद्दाख से लेकर सियाचिन हो या फिर और कश्मीर का बॉर्डर हो, उन सब पर खतरा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। और जब ये बात हम लोग उठाते हैं तो इनके अंदर ये दिमाग नहीं उठाने की, इसलिए ये कहते हैं कि हम लोग बी टीम है। तो हमारा मुद्दा इनसे अलग है। हाल ही में वार्ड नंबर 43 में एक मॉब लिंचिंग का मामला। आप बोलिए। 5 लोग बिहार में जीत के गए थे। हाँ, मैंने लोगों ने भरोसा कर ठीक है, ठीक है, कि ठीक है। 4 चले गए, आरजेडी में 1 रह गए, फिर कैसे भरोसा करेंगे? तो कांग्रेस पर क्यों भरोसा कर रहे हैं आप लोग? फिर आप पर क्यों भरोसा? आप बताते हैं। राइट, जब पहली बार हम लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ा, पहली बार में हम लोगों ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 पर हार गए। दूसरी बार चुनाव लड़ा, 20 में से 6 जीत गए। अब आपका सवाल है 6 में 5 चले गए, तो भाई बीजेपी में नहीं गए ना। भारत में खासतौर पर मुसलमानों का मकसद है बीजेपी को रोकना। हम इमाम वाले जहां जहां बीजेपी से सीधा चुनाव लड़ते हैं वहां पर जीत जाते हैं, चाहे वो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट हो, या 7 के 7 विधानसभा की सीटें हो, या फिर औरंगाबाद की सीट हो, या फिर बिहार हो। अब ये लोगों के दिल में क्या चल रहा है ये तो हम नहीं जानते,
वो 4 विधायक जो अपने गले में गुलामी का पट्टा डालकर आरजेडी में चले गए, उनकी हालत देखो, उनकी टिकट भी कटने वाली है, उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। और जिन मुसलमानों ने, जिन माइनॉरिटीज ने हम पर भरोसा किया था कि हम सीमांचल के लिए लड़ेंगे, तो ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में 3 से 4 मरतबा सीमांचल को लेकर आवाज उठाई और सरकार से ये निवेदन किया कि आप सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए। इसी के लिए उन लोगों ने हमको वोट किया था और ओवैसी साहब ने वो डिलीवर कर दिया। अब अगले इलेक्शन का जो मुद्दा होगा उस पर ओवैसी साहब काम करेंगे। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से 43 नंबर वार्ड में जिस तरह से मॉब लिंचिंग का एक घटना सामने आया है, आप भी इससे बाखबर होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये काफी दुखद है। भारत में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है वो दलितों के साथ भी होती है, मुसलमानों के साथ भी होती है। यहाँ अपनों ने अपनों की लिंचिंग की है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ये सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का है। जो सीएम होता है, जो देश का पीएम होता है, जो गृह मंत्री होता है, जो लॉ मिनिस्टर होते हैं, तो उनका काम है हर महीने, हर हफ्ते पुलिस के साथ मीटिंग कर कि भाई यहाँ पर सुरक्षा का क्या काम चल रहा है, लोगों के अंदर क्या हलचल चल रही है, हो क्या रहा है, चाहे सेंट्रल में बीजेपी की सरकार हो या फिर स्टेट में तृणमूल की सरकार हो। इनके मंत्री सिर्फ बड़े बड़े लग्जरी कार में घूमते रहते हैं। इनके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो पुलिस वालों से मीटिंग करे, कमिश्नर से सवाल जवाब करे, लिंचिंग हुआ तो क्यों हुआ, जिसके जो थाना वहां से करीब पड़ता है उस थाने को ही बंद कर देना चाहिए। जहां जहां लिंचिंग हो और वहां से करीब में जो भी थाना उसको बंद कर दो, फिर देखो लिंचिंग होना बंद हो जाए, क्योंकि पुलिस वाले सतर्क हो जाएंगे। तो पुलिस वाले अलग सो रहे हैं थाने के अंदर, गवर्नमेंट जॉब करने वाले अलग सो रहे हैं और देश बर्बाद हो रहा है। इन्हीं लोगों को जगाने के लिए हम इमाम वाले बंगाल और भारत में काम कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि बहुत ऐसा ट्रेन में भी या रास्ता में देखा जा रहा है दाढ़ी टोपी वाले के साथ गलत हरकत किया जाए बुजुर्गों के साथ, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रेन में सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सीआरपीएफ की, सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स की होती है। अब ये अगर वो लोग ये जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे, आप तो बोल रहे जो गैर मुस्लिम मार रहे ना, एक पुलिस वाले ने भी मारा था, पता होगा ना। एक पुलिस वाला, उसको ये नहीं पता कि उसके जिस्म की वर्दी, उसके हाथ में बंदूक, उसके पैर में जूते, वो किसके पैसे के हैं? वो मोदी जी के पैसे के नहीं है, ना वो ममता के पैसे के, वो आम जनता के पैसे हैं, जिसमें 30 करोड़ मुसलमान भी शामिल है और 80 करोड़ हिंदू भी शामिल है। तो जब आपकी वर्दी, आपको सैलरी सब जनता के पैसे से मिल रही है, तो उसी जनता में रहने वाले, उसी देश में रहने वाले एक जनता को आप टारगेट कैसे कर रहे हैं? तो आपके दिमाग में आरएसएस ने गोबर भर दिया है। तो जब आपके दिमाग में ये गोबर आरएसएस ने भर दिया है कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, इसीलिए वो बेखौफ होकर लिंचिंग कर रहे हैं। अब चूंकि लिंचिंग के खिलाफ अब तक कोई बड़े कानून नहीं बने और कानून बन भी गए तो उनको सजा नहीं मिली है, तो भैया जब चोरी करने वाले चोर को सजा नहीं मिलेगी तो वो तो चोरी करता रहेगा। तो उसको सजा दिलाने के लिए भारत के लोग एकजुट आना होगा, इमाम का साथ देना होगा। तो लिंचिंग चाहे मुसलमान के खिलाफ हो या हिंदू के खिलाफ हो, उनको सजा दिलाने का काम इमाम करेगी।